स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो? आपका रिजल्ट देखा आज? कुछ बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ बेटा नहीं कर रहे। आप करो, बहुत मेहनत करनी है बेटा, अपने को बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है। ये एक एक दिन अपना बहुत कीमती है। प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो। आप हर रोज़ काम करो। मुझे पता है आपके पास बहुत वर्कलोड है, पर बच्चा कितना भी पढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी देता है भगवान बच्चे को। बहुत कैपेसिटी आपके पास, बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे। बस शर्त मेहनत करो। प्रॉब्लम आती है तो बताओ, मैसेज करो, ठीक है, फ़ोन कर लीजिए, पर बेटा काम कीजिए। देखो आपके साथ की ज़रूरत है, आप काम करो प्लीज़। प्लीज़ काम करो, है ना। एक आपकी बार नया टॉपिक आप जो स्टार्ट करेंगे वो आपने पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। नाम सुन के आ गए हो गए याद, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। उससे पहले मैं एक बार बता दूं, अपने पेपर में ना 2 क्वेश्चंस में ना आंसर की भी मिस्टेक थी, वो पर ठीक करवा दी थी। आपके पास जो आपका रिजल्ट आया वो करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग आया है। वो 2 क्वेश्चंस कहीं आप गलत ना समझ लो, मैं एक बार डिस्कस कर रही हूँ। बच्चों के कुछ की प्रॉब्लम आई भी थी। एक होता है क्वेश्चन नंबर 18, उसका तो आपको सबको आंसर पता भी चल गया है कि ब्राइन का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl अगर इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या है बेटा, सोडियम कैटायन है, फ्लोराइड है और वाटर है। वाटर की वजह से क्या होती है, H पॉजिटिव और कुछ OH, बहुत कम बनती है। वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा आपके पास, मुझे पता है बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम होता है, पर आपने केमिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है, बस आप हर रोज ध्यान से ना, सिर्फ ईमानदारी से 40 मिनट पढ़ लीजिए, 40 मिनट ईमानदारी से हर रोज, बहुत अच्छा कर जाओगे। आगे भी आपको प्लस वन टू में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। आप बहुत सारा सिलेबस कवर कर लोगे अभी प्लस वन टू का, बहुत सारा। तो अच्छे से पढ़ा करो आप इसको ना। बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। कैटायंस मूविंग टुवर्ड, बताओ कैटायन किधर जाएंगे, नेगेटिव रोड की तरफ। ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो कैटायन में सोडियम आयन भी इस तरफ आना चाहती है, एक्सपोजिट भी इस तरफ आना चाहती है। सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम हैव द मोर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी से कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, तो इसलिए इसको छोड़ के पहले यहाँ पे कौन पहुंच जाता है, H पॉजिटिव है, ये इजीली डिस्चार्ज हो जाता है। इसके लिए बोलते हैं इसको डिस्चार्ज करना इजी है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए पोटेंशियल कम लगेगा। तो कैथोड पे ही है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और लिबरेट आउट होने लग जाती है हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस, है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन, अनायंस आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे जाके ये दोनों जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज तो दोनों ही करना चाहते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कर देगा। यहाँ पे आपको बताया था, ऐसे याद रख लिया कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इजीली देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खींचेगा। और अब इलेक्ट्रॉन देना है तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे गया और यहाँ से क्या लिबरेट आउट होने लग जाएगी आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गैस। तो इधर से प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस, इधर से प्रोड्यूस होगी एनोड पे क्लोरीन गैस, और नीचे क्या रह जाएगा, NaOH। तो क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और नीचे बीकर में क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए वहां पे अपना आंसर क्या था, ऑक्सीजन, की व्हाट डज नॉट प्रोड्यूस, O2 प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन जिसका आंसर गलत दिया होता, मतलब आप ये मत समझना कि आपके नंबर किसी के आए हो 11 और सोचे मतलब 13 आने चाहिए थे, दो तो आंसर की भी गड़बड़ थी, ऐसा नहीं। आपके आंसर की जो ठीक है उसके अकॉर्डिंग ही चेक हुआ पेपर, ठीक है। मीन्स जो यहाँ पे आंसर था इसका करेक्ट, O2 उसी के अकॉर्डिंग चेक हुआ है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन था, कौन से वाला था, कि जिलेटिन का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ जिलेटिन इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में जिलेटिन का क्या रोल है, ये बेटा हमने कोलोइडियल सॉल्यूशन पढ़ा है, जब ये चीजें आप याद हो तो डिस्कस भी की थी इमल्सिफायर में, ठीक है। हर चीज को ध्यान से सुना करो बेटा। जिलेटिन का क्या रोल है, जिलेटिन एक्ट्स एज इमल्सिफायर। इमल्सन क्या होता है, नॉन पोलर और पोलर लिक्विड का मिक्सचर। अब यहाँ पे जो क्रीम है ना, क्रीम जो फैट है वो तो बेटा ऑयल की तरह, नॉन पोलर ऑयल की तरह, आप इस क्रीम को ऑयल मान के चलो। और आइस है ना, आइस, ये H2O की सॉलिड फॉर्म, मतलब ये क्या है, पोलर, ये पोलर, इनका मिक्सचर है। अब पता है ऑयल और वाटर तो मिक्स होंगे नहीं आपस में, क्रीम और वाटर तो मिक्स नहीं होंगे, बट आइसक्रीम जो खाते हैं उसमें तो ऑयल, ये क्रीम और वाटर एक दूसरे में मिक्स होते हैं। तो उनको मिक्स करने के लिए, इनको आपस में मिक्स करने के लिए, पोलर नॉन पोलर लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए क्या यूज किया जाता है, जिलेटिन। जिलेटिन एक्ट्स एज इमल्सिफायर।
जैसे सोप भी किसका काम करता है, इमल्सिफायर का। तो जिलेटिन यहाँ पे इमल्सिफायर था। जिलेटिन हेयर यूज्ड टू मेक ए स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन। जिलेटिन हेयर यूज्ड टू मेक द स्टेबल इमल्सन। इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये जिलेटिन यूज नहीं करेंगे और हम इस मिक्सर को कूल करें, अपने पास है कौन कौन है, H2O और क्या है, क्रीम। अगर हम इसको कूल करेंगे तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस या उससे लो टेम्परेचर जाते ही वाटर आइस की फॉर्म में बनता जाएगा और आइस के ऊपर मतलब H2O के क्रिस्टल्स ऊपर आने लग जाएंगे। आइस के जो क्रिस्टल्स बनेंगे ऊपर आने लग जाएंगे, तो क्रीम नीचे रह जाएगी, भाई आइस के क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस दोनों को स्टेबल फॉर्म में मिक्स रखने के लिए एज इमल्सिफायर यूज होता है जिलेटिन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपने जो पढ़ी हुई चीजें वहां से। ठीक है, आप अपने ना खुद के नोट्स बनाना मेटल और नॉन मेटल में, खुद के बनाना कुछ। स्टार्टिंग का टॉपिक बिल्कुल वही जो आप पढ़ते हो 8th क्लास में कि मेटल्स के और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है मेन, जब बोलते हैं मेटल्स पोसेस लस्टर, है ना, पढ़ी हुई चीज आपने। नॉन मेटल्स डू नॉट पोसेस लस्टर। वो ये चीज इंपॉर्टेंट अब भी इंपॉर्टेंट है कि वो नॉन मेटल बताओ विच पोसेस द लस्टर, नेम द नॉन मेटल विच पोसेस द लस्टर। तो आपको सबको पता है ना, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट पोसेस द लस्टर। बाकी क्या होता है, मेटल्स पोसेस लस्टर बट नॉट नॉन मेटल्स। ऐसे metals possess the property of malleability and ductility. Metals are malleable and ductile in nature, है ना, पता है बातें। Metals can be beaten into the form of sheet. ठीक है, एक लॉन्ग शीट में that can be drawn in, a wire can be drawn from the metals. Ductility means capacity to draw the thin wire. The most ductile metal कौन है, ये तो ऐसा नहीं कि आपकी 6th 7th 8th में इंपॉर्टेंट थी, अब भी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेम द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो बेटा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे ज्यादा है। मेलिएबल मेटल कौन सा है, मोस्ट मेलिएबल। तो मेलिएबिलिटी भी किसकी सबसे ज्यादा है बेटा, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल। अगर डक्टिलिटी पूछे तो गोल्ड सबसे ज्यादा, उससे पीछे नंबर किसका आएगा, सिल्वर का। Why the in jewelry gold and silver are widely used? जितनी भी ज्वेलरी होती है उसमें गोल्ड सिल्वर बहुत ज्यादा यूज क्यों होता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। ज्वेलरी बनाने उसमें अलग अलग डिजाइन बनाने हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, सीट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके कुछ वायर वाले डिजाइन भी देने पड़ेंगे, तो इट इज मोस्ट मलेबल एंड टेक्टाइल। और ऊपर से भाई ज्वेलरी है, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, मतलब गुड लुकिंग हो, तो उसकी क्या होगी, साइन भी अच्छी होनी चाहिए, तो दैट पोसेस द लस्टर। गोल्ड सिल्वर पोसेस द लस्टर। ये पूछ लेते हैं ज्वेलरी में गोल्ड और सिल्वर मेटल क्यों यूज होता है, तो कुछ को आपको पता होगा पर मेरा काम है एक बार बताना आपको। ठीक है, तो सुन ली तो लीजिए सारी बातें कि क्योंकि गोल्ड और इसकी सिल्वर की डक्टिलिटी मलेबिलिटी सब ज्यादा होती है। ठीक है, ये लस्टर प्रोसेस करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस डू नॉट अंडरगो कोरोजन इजिली, दिस डू नॉट कोरोड इजिली। इनका जो सरफेस है वो डल नहीं पड़ेगा, कोरोजन नहीं होगा इजिली, बिकॉज यू नो गोल्ड एंड सिल्वर आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स, है ना। इनकी रिएक्टिविटी की सीरीज बताओ तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। दिस नॉट अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस इजीली। देख गोल्ड है उसका तो कोरोजन होगा नहीं, बिकॉज इट इज लिस्ट रिएक्टिव गोल्ड प्लेटिनम। तो सिल्वर फिर भी थोड़ा बहुत कन्वर्ट होता है सिल्वर सल्फाइड में, बाकी और मेटल्स की बजाय इनकी क्या है, एटमॉस्फेरिक गैस के साथ रिएक्ट करने की कैपेसिटी सबसे कम है। तो ज्वेलरी में सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है, जैसे आपको स्टेटमेंट दे दीजिए गोल्ड एंड सिल्वर वाइडली यूज इन ज्वेलरी, following reason. So because this possess luster, because these are the highly malleable and ductile nature, and because these exhibit the inert behavior with atmospheric gases. तो ये सारी बातें सही हो गई। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स नॉट पोसेस लस्टर। कौन सा पोसेस करता है, आयोडीन। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर, बट नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा बेटा, सिल्वर। और पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, पुअरेस्ट कंडक्टर पूछ रहे थे बेस्ट कौन सा है, पुअरेस्ट कौन सा है, तो सारी बातें आपको याद रखनी। मतलब एनसीईआरटी वाले पेज खोल के फर्स्ट और सेकंड पेज पे फिजिकल प्रॉपर्टी है, आप रीडिंग लोगे और बेटा मेन पॉइंट नोट करोगे कि किसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें सारी पूछ सकते हैं यहाँ से, तो बता दीजिए लेड और मर्क्यूरी दीज आर द पुअर कंडक्टर। ठीक, good conductor of electricity, good conductor, but non metals are the bad conductor of electricity, except graphite.
कार्बन इज नॉन मेटल, और कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रो बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट मतलब ऐसा नहीं, मैं इस नॉन मेटल की बात कर रही हूँ कि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पूछ ले जाए विच नॉन मेटल यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, तो बेटा ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स यूज की जाती है। ग्रेफाइट इज द ग्रेफाइट पोसेस द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन हो गई, ठीक है, बातें ध्यान रखें। इसका जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहां पे रीजन भी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के साथ कि व्हाई ग्रेफाइट पोसेस द कंडक्टेंस बट नॉट डायमंड, व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट डायमंड, रीजन भी पढ़ेंगे हम इस चीज का, ठीक है, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब है। इसके बाद बात आती है बेटा किसकी, सोनरस मेटल पोसेस द सोनरस प्रॉपर्टी है ना, बट नॉट नॉन मेटल्स, तो ये आप सब पढ़ना है, ठीक। नो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात थोड़ी स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो जैसे मैं बता रही हूँ पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मेटल साइज देखो इधर जाते हैं लेफ्ट राइट, तो साइज डिक्रीज होती जाती है, तो मेटल्स की साइज लार्ज होती है, साइज लार्ज होती है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इफ लाइज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट फील द लेस अट्रैक्शन एंड कैन बी इजीली रिमूव्ड। और अगर इधर जाओगे साइज स्मॉल होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, और इफ इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस तो इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी, तो मेटल्स की साइज लार्ज होती है, मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दिस कैन इजीली रिलीज द इलेक्ट्रॉन। जितना मेटल्स की साइज इंक्रीज होती जाएगी उतना ही मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी इंक्रीज होता जाएगा। एज यू गो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज, जितना बेटा नीचे की तरफ जाओगे ना मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, जितना नीचे जाएंगे साइज बड़ी होती जाएगी, साइज बड़ी होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता जाएगा, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, और जो काम करने में कम एनर्जी लगे वो कम आसानी से होता है, ठीक है। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होगी, मेटल्स की इंक्रीज। अच्छा नॉन मेटल्स भी पर ध्यान से देखना, एज यू गो डाउन द ग्रुप इन नॉन मेटल्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। नॉन मेटल बेटा नीचे जितना जाओगे ना उतने नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। देखो ये न्यूक्लियस, ये यहाँ पे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब कोई एक्स्ट्रा जब इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो करते हैं इसको रिपेल, और ये न्यूक्लियस क्या करता है, इसको अट्रैक्ट। तो अगर साइज स्मॉल होगी तो इस न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ तक ज्यादा पहुंच पाएगी, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं वैलेंस सेल तक ज्यादा पहुंचेगी, क्यों आने वाला इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस सेल में आएगा। तो जितनी साइज स्मॉल होगी न्यूक्लियस वैलेंस सेल के पास होगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा एंड कैन बी इजीली अट्रैक्टेड बाय दिस। और अगर साइज लार्ज है, न्यूक्लियस अवे फ्रॉम द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले से दूर हो गए बेटा, अभी इलेक्ट्रॉन इधर कम अट्रैक्शन फील करेगा तो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नॉन मेटल्स का जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनका काम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो जितनी साइज स्मॉल होगी न्यूक्लियस पास में होगा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन ज्यादा फील करेंगे। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी बेटा क्या होता चली जाएगी, डिक्रीज। क्लियर, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना डाउन द ग्रुप इजी होता जाएगा, और उल्टा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट। तो metals becomes more reactive as you go down the group, whereas non-metal becomes less reactive as you go down the group, ठीक है। अब इनके ना metals की पढ़ते हैं एक बार, metals की chemical property, metals react with air, metals react with air, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर बेटा, बिल्कुल बेसिक से। आज तो सारा वही चलेगा, आज भी और नेक्स्ट वीडियो में भी वही चलेगा जो आपने ना 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ेगा। तो रिएक्शन विद एयर, मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, दिस रिएक्ट विद एयर एंड फॉर्म द ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द ऑक्साइड, लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म द ऑक्साइड, ठीक।
ये कहते हैं एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द ऑक्साइड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, मेटल्स है हाईली रिएक्टिव, अट्रैक्ट ऑक्सीजन टुवर्ड इटसेल्फ, अट्रैक्ट बाय ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेन बात सुनना, देखो अल्कली मेटल्स लिख लो जो आपके लिए नहीं बात है, पिछले वाले कुछ असाइनमेंट में पॉइंट यूज भी हुआ था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, बस आज ये पढ़ाऊंगी। ठीक है, लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म द लिथियम ऑक्साइड, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन मेनली फॉर्म सोडियम परऑक्साइड। ऐसा नहीं है सोडियम ऑक्साइड नहीं बनता, सोडियम ऑक्साइड ही बनता है, पर बेटा सोडियम ऑक्साइड कम और सोडियम परऑक्साइड ज्यादा बनता है। एक्सिस में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम परऑक्साइड। पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ऑल दिस रिएक्ट विद एयर एंड फॉर्म द सुपर ऑक्साइड। क्या बनता है? सुपर ऑक्साइड, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड। यहाँ पे देखो अल्कली पूछ ले व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड। तो अल्कली मेटल्स के तो बेटा उसके कंपाउंड में हमेशा प्लस होती है, अल्कली मेटल की तो स्टेट प्लस वन के अलावा होती नहीं है कंपाउंड में, उनकी तो हमेशा प्लस वन होती है। तो इसकी प्लस वन है तो ऑक्सीजन की बताओ क्या होगी, क्या होगी बताओ 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 जल्दी बताओ। +2x = 0। क्या है x की वैल्यू? -1/2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट क्या है? -1/2। और -1/2 वाला क्या होगा बेटा? सुपर ऑक्साइड। ये सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये सारे नॉर्मल ऑक्साइड जो यहाँ बन रही है वो यहाँ पे बनेगी, पर मेन सबसे ज्यादा क्या बनेगा? नॉर्मल लिथियम बनाएगा सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम ज्यादा बनाएगा परऑक्साइड, और बेटा ये ज्यादा बनाएंगे सुपर ऑक्साइड्स। ऐसा क्यों होता है? जितना आप नीचे जाओगे कटायन की साइज बड़ी होती जाएगी, और बेटा एक रूल होता है लार्ज कटायन ऑलवेज इजीली स्टेबलाइज लार्ज अनायन। जितनी बड़ी कटायन होगी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, और इसलिए वो उस अनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगी जहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो। अब यहाँ पे देखो ऑक्साइड एन भी है -2, पर ऑक्साइड में ये और सुपर ऑक्साइड में ये, तो जितनी आयन बड़ी होती जा रही है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है, तो उस अनायन को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगी जहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं पिछले असाइनमेंट दिए उनमें देखना ये लिखा हुआ है कि भाई सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है? लिथियम कार्बोनेट की बहुत कम स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूटना चाहेगा। क्यों चाहेगा? क्योंकि इसका नॉर्मल ऑक्साइड बेटा बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये जब डिसोस्ड होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। लिथियम स्मॉल कटायन स्टेबलाइज द स्मॉल अनायन, तो लिथियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है। जबकि अगर सोडियम कार्बोनेट है तो वो जल्दी से डिसोस्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कम है। ये जो बनना है ना स्टेबल होगा तो ही तो इधर आना चाहेगा। अगर सीजियम कार्बोनेट ले तो उसकी डिसोस्ट होने की टेंडेंसी और भी कम क्यों? क्योंकि बेटा सीजियम ऑक्साइड तो सबसे कम स्टेबल है। तो ध्यान रखना, लिथियम बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम इजीली बनाते हैं, ये भी बनते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड सारे बनाते हैं, पर नॉर्मल ऑक्साइड इज मोस्ट स्टेबल सिर्फ लिथियम का। तो और हमें साइड प्रोडक्ट बनेगा नॉर्मल ऑक्साइड, मेन क्या बनेगा? परऑक्साइड, और नीचे वाले तीनों में सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये बात पक्का याद रखना। अब एक लास्ट एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? एल्यूमिना। और बेटा एल्यूमिनियम बहुत स्टेबल लेयर है, हार्ड लेयर है, तो एल्यूमिनियम डू नॉट कोरोड। एल्यूमिनियम डू नॉट कोरोड, एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा कोरोजन? कि एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेता है। एल्यूमिनियम मेटल रखा अपने ऊपर क्या डेवलप कर लेता है? प्रोटेक्टिव लेयर। कैसे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया? एल्यूमिना। और एल्यूमिना बहुत हार्ड सब्सटेंस है, बहुत स्टेबल सब्सटेंस है। इस एल्यूमिनियम का ऊपर का सरफेस ये एल्यूमिनियम, तो मेटल एटम की परत है, तो ऊपर वाला मेटल एटम है वो सारा क्या बन चुका है? Al2O3, और वो Al2O3 फर्दर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो नीचे वाली सारी शीट सेफ रहेगी। इसे बोलते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। बेटा कुछ वेसल्स आपने ध्यान रखना था, जो यूटेंसिल्स हैं, जो वेसल्स यूज करते हैं घर में, तो एनोडाइज्ड वेसल, वो एनोडाइज्ड का मतलब ही क्या है? एनोडाइजिंग करवा दी जाती है, आर्टिफिशियली भी करवा दी जाती है। एनोडाइजिंग का मतलब है एल्यूमिनियम वेसल पे एक स्टेबल लेयर डेवलप कर दी जाए एल्यूमिना की,
इसे बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये बहुत स्टेबल बना देगा सरफेस को। कैसे बना देगा बेटा, देखो ये एल्यूमिनियम ले लिया, ये किसकी स्ट्रिप है, एल्यूमिनियम की, ध्यान से देखना। एल्यूमिनियम हियर एक्ट एज एनोड, एल्यूमिनियम एनोड का काम कर रही है, ठीक है। और इसको मैंने बैटरी से कर दिया करेक्ट, ठीक है। इधर ले ली कोई और दूसरी मेटल इलेक्ट्रोड, इनर्ट ले ली, प्लेटिनम ले ली, इनर्ट है, ये एल्यूमिनियम की रोड है। और इसको मैंने डिप कर दिया डाइल्यूट H2SO4 में, ध्यान सुना, डाइल्यूट H2SO4 में। तो डाइल्यूट H2SO4 आयन है जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुई, सल्फेट आयन प्रोड्यूस हुई, ठीक है, H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुई, ठीक है। वाटर की वजह से OH नेगेटिव आयन भी प्रोड्यूस हुई, वाटर की वजह से हुई है और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से है। तो अब बताओ क्या होगा, H पॉजिटिव मूविंग टुवर्ड द कैथोड, तो H पॉजिटिव इधर जाके और कैथोड पे ये नेगेटिव रोड रही है, यहाँ पे जाके डिस्चार्ज होगी और क्या लिबरेट होने लगे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलने लग गई, इसका कोई रोल नहीं। यहाँ पे देखो सल्फेट आयन भी है, OH नेगेटिव आयन भी है, ये अनायन दोनों इस तरफ आना चाह रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट कर रखी है, इलेक्ट्रॉन 4 ने, तो ये सल्फेट आयन जल्दी से डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। तो बेटा प्रेफरेंसली इसको छोड़ के और पहले कौन पहुंच जाएगा, OH नेगेटिव आयन। यहाँ पे सुनना, एल्यूमिनियम की रोड ली, उसको डाइल्यूट H2SO4 पर डिप किया, H2 इधर निकलने लगी और ये OH नेगेटिव आयन यहाँ पे आपके ऑक्सीडाइज हुआ और कन्वर्ट हुआ इसमें, ठीक। ये OH ग्रुप स्टेबल नहीं है, ऐसे दूसरा OH नेगेटिव आयन है वो ऐसे यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स क्या निकलने लग गए यहाँ से H2O प्लस हाफ O2। क्या इधर देखो OH नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन OH बना, दूसरा है फिर OH बना, OH इकट्ठे हुए तो यहाँ से क्या निकल गया, H2O, H2O तो कंटेनर में वापस, और क्या लिबरेट आउट होने लगा बेटा, हाफ O2। मीन्स डाइल्यूट H2SO4 की जब एल्यूमिनियम की रोड रख के इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो क्या निकलने लगी यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस। वो ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके और इसके सरफेस को पूरा किस में कन्वर्ट कर दिया, Al2O3 में। तो एल्यूमिनियम की रोड के ऊपर परत लगा दी, कोटिंग कर दी, किससे, Al2O3 से। इसे बोलते हैं एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम रोड ली, डाइल्यूट H2SO4 में डिप किया, OH नेगेटिव यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुई, ऑक्सीजन गैस निकली और वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना दी, स्टेबल लेयर। इसे बोलते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है। ये आर्टिफिशियली करवाई जाती है, स्टेबल लेयर डेवलप की जाती है, ठीक। सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। कॉपर बेटा नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हॉट कॉपर मेटल ले ले, हॉट कॉपर मेटल, हॉट आयरन ले लें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, Fe3O4, ठीक है। हॉट कॉपर, कॉपर बर्न होगा, सोडियम पोटेशियम बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हाईली रिएक्टिव है, कॉपर बर्न नहीं होगा, ठीक है। बट हॉट कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दें तो रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ब्लैक लेयर। देखिए ब्लैक लेयर, एल्यूमिनियम व्हाइट होता है बेटा, Al2O3 व्हाइट होता है, ठीक है। और एक कैसी लेयर बन गई, ब्लैक, ब्लैक। जबकि अगर बात करें सिल्वर गोल्ड की बेटा, लेस रिएक्टिव मेटल्स है, दिस नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ओके, थैंक्स।